हेलो सुरभि। नमस्ते। नमस्ते। इसमें पीजी डिप्लोमा के भी स्टूडेंट हैं क्या? There are 7 students in MSc. और मास्टर डिग्री में कितने स्टूडेंट हैं? Sir, in MSc only there are 7 students. Sir, I don't know about PGD right now. Maybe I think. Good morning, sir. Good morning जी, good morning. Maybe I think I should consider to in my class, क्योंकि अभी अलग से तो उनके लिए क्लास नहीं ले सकता ना। आप में से किसी को पता है पीजी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के नाम क्या हैं, तो मैं उनको ऐड कर लूं, या आपके ग्रुप में हो? Sumit and Aparna. सुमित एंड Aparna. जस्ट वेट, मैं उनको ऐड करने की ट्राई कर रहा हूँ। हमें उनका पूरा नाम नहीं पता, इस वजह से काफ़ी सुमित आ रहे हैं और मैं कंफ्यूज हूँ कौन से होंगे वो। भारती। ना पूरा नाम क्या है उनका, किसी को पता है? Sir, Aparna Gupta. खैर, बहुत सारे अपर्णा गुप्ता आ रहे हैं इसमें, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका ये जो सेशन है सांख्य योग का, है ना, इंटीग्रल अप्रोच ऑफ योग थेरेपी, हम इसको लेके डिस्कस करने वाले हैं। मेरी आवाज़ तो आ रही है ना आप सभी को प्रॉपर? Yes, sir. ओके। यस सर। तो बिना किसी इंटरेक्शन के और बिना किसी, है ना, कोशिश करेंगे वेस्टिंग ऑफ टाइम के, हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। क्योंकि 5-7 लोग हैं और मुझे इतना समझ में आ रहा है कि 5-7 लोग जो भी हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से योग के थ्रू थोड़ा सा बहुत जुड़े होंगे या थोड़ा बहुत चीज़ों को समझ रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके इंटीग्रल अप्रोच ऑफ योग थेरेपी, इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है उसको लेके बात करेंगे, ठीक है। तो उस टॉपिक पे आज हम लोग आ रहे हैं और उसमें आपका पहला ही टॉपिक जो है वो सांख्य दर्शन है, ठीक है। सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन हम लोग पहले समझें, है ना, जानें। इससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एग्जैक्टली जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है ना, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है और ये क्या चीज़ है। तो इंटीग्रल अप्रोच टू योग थेरेपी, ये स्लाइड आपको भी दिख रही होगी स्क्रीन पे, सभी को दिख रही है ना? Yes, sir. तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम इंटीग्रल अप्रोच की बात करते हैं तो इंटीग्रल अप्रोच का मतलब होता है अंदर की दुनिया, है ना, मीन्स इंटीग्रिटी ऑफ योर ह्यूमन बॉडी, इंटीग्रिटी ऑफ योर ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी की इंटीग्रिटी में क्या क्या है? तो इंटीग्रिटी में हमारे साथ हमारा मन काम करता है, हमारे साथ हमारे प्राण काम करते हैं, हमारे साथ हमारी इंद्रियां काम करती हैं, इंटेलेक्ट्स काम करते हैं, ईगो काम करता है, हमारा विजडम, इंट्यूशंस, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो आज के समय में चूँकि ज़्यादातर लोगों की एक जो मानसिकता है, या यूँ कहें कि ज़्यादातर लोगों की जो मेंटालिटी है वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स, है ना। और इतना ज़्यादा हम मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, इतना ज़्यादा मैकेनिकल हो गए हैं, इतना ज़्यादा हम ग्रॉस लेवल पे जीने लगे हैं कि हमें अब अंदर की दुनिया का बहुत पता नहीं होता। अंदर क्या हो, क्या किस तरीके से चीज़ें चले, हमें ये भी नहीं पता होता है। तो अंदर की दुनिया से कनेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसको इंटीग्रिटी कहते हैं, ठीक है। तो जब कभी आप योग की बातें करते हैं, जब कभी आप फिलॉसफी की बातें करेंगे, जब कभी आप किसी तरीके के ट्रेडिशंस या स्कूल या कल्चर की बात करेंगे, तो कल्चर स्कूल्स जो हैं वो ग्रॉस मीनिंग नहीं है। कल्चर मीन्स इट इज़ अ रिलेटेड टू इनर प्यूरिफिकेशन, इनर वैल्यूज, है ना। तो हमारे अंदर से जो कुछ आ रहा है हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच का यहाँ मतलब, ये जो पेपर आपके साथ रखा गया है, कुछ लोगों के क्वेश्चन होंगे ये हमें क्यों पढ़ा रहा है जा रहा है, क्योंकि तो फिलॉसफी वाला पार्ट है, हमें कुछ प्रैक्टिकल या थियोरेटिकल पार्ट पढ़ाया जाए। तो फिलॉसफी एक्चुअली ये फिलॉसफिकल पार्ट ही है जो प्रैक्टिकल फॉर्म में सामने आएगा। क्योंकि इंटीग्रल अप्रोचेस की जब कभी हम बात करेंगे तो हमें अपने माइंड को भी, अपने बॉडी को भी, अपने इंटेलेक्ट को भी साथ में लेके बात करना होगा ना। और जब हम किसी को प्रैक्टिस कराएंगे भी या आप खुद करेंगे, है ना, तो आपको अपने रिगार्डिंग जो आपके अपने टूवर्ड्स जो आपका अप्रोच है, विजन है, वो कैसा होएगा, तो वो भी इंटीग्रल होएगा। मीन्स आप अपने माइंड की एनालिसिस कर रहे हैं, आप अपने इंटेलेक्ट की एनालिसिस कर रहे हैं, आप अपने माइंड की क्वालिटी और उसके नेचर की एनालिसिस कर रहे हैं, है ना, और आप अपने सेंसेस की एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें आप सब करने जा रहे हैं ना, ये सब कुछ इंटीग्रल अप्रोच करना। तो ये जो पेपर है, इस पेपर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम अपने टेक्स्ट को एक किनारे रख के बातें करते हैं कई बार, है ना। जब हम योग की बातें करते हैं तो योग की बातें मतलब यहाँ से यहाँ से यहाँ से पसीना निकल जाना, उसको हम योगा कहते हैं। आज के समय में ज़्यादातर योगा वही है कि जो है ना, आपकी वर्जिश हो, आप मेहनत करते हैं, आप बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रैक्टिस करते हैं, तो इट्स कॉल्ड यौगिक प्रैक्टिसेस। लेकिन योग यहाँ केवल ग्रॉस लेवल पे है। योग की जो डीप मीनिंग है, या यूँ कहें कि योग का जो डीप रूट है वो कुछ और है ना। तो योग का डीप रूट जो है
वो हमें तब पता चलेगा जब हम टेक्स्ट, स्क्रिप्चर्स, फिलॉसफी और उनकी वो बातों को और उन लोगों को समझेंगे जिन लोगों ने उस रास्ते पे चला और उसको है ना सामने किया है। तो तब समझ में आएगा कि हाँ, अब ये जो बात है ये ग्रॉस लेवल की नहीं है, ये बातें जो हैं ये कहीं न कहीं शटल लेवल की है, माइक्रो लेवल की है, कॉजल लेवल की है ना? पूरी तरीके से कैसी है? तो पूरी तरीके से इनफाइनाइट है, या यूँ कहें तो इंटीग्रल है। अब अंदर की चीज़ें जानने का समय आ गया। तो जब हम अंदर की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसी को कहते हैं नज़रिया या दर्शन, है ना? कि जब हम है ना अपने अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको एक विज़न चाहिए, आपको एक वो तरीका चाहिए जिस तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएँ। तो है ना, जो पेपर है, तो पेपर आपका क्या है? सांख्य योग, है ना? पहला मॉड्यूल जो है वो सांख्य योग है। तो हम सीधे सांख्य योग पे टूट पड़े, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड जानेंगे कि सांख्य है क्या, क्या है ये सारी चीजें। तो सांख्य को लोगों ने कहा कि सांख्य एक फिलॉसफी है। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज फिलॉसफी। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं फिलॉसफी से, ठीक है? तो दर्शन की बात आएगी, दर्शन हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, ग्रीक वर्ड में फिलॉसफिया कहते हैं। सो फिलॉसफी इज अ वर्ड द मेन है ना, मेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फिलॉसफिया, which means that love of wisdom or the friend of wisdom। तो ज़्यादातर लोग कैसे हैं? तो ज़्यादातर आज के समय में लोग या तो दिल से काम लेते हैं या तो दिमाग से काम लेते हैं। तो जो लोग रियली में दिमाग से काम लेते हैं वो उस तरीके से अपने इंटेलेक्ट को शार्प नहीं कर पाते। हो सकता है इंटेलेक्ट के कई एप्लीकेशंस या इंटेलेक्ट के कई अप्रोचेस का यूज़ करके वो अपने आप को सक्सेस बनाते हों, लेकिन अभी हमें ज़रूरत है किसकी? हम जो कुछ करेंगे हमें उसके लिए विजडम की ज़रूरत है। विजडम मीन्स समझ, विजडम मीन्स बोध, विजडम मीन्स कि आपको क्या सही पता है और क्या गलत है ना? तो इसको विजडम कहते हैं। सो पाइथागोरस जो हैं, पाइथागोरस ने कहा कि फिलॉसफी मीन्स होता है लव ऑफ विजडम। आप अपने बोध से प्रेम करें, आप अपने बोध से, आप अपने विजडम से, आप अपने है ना इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस से जब प्यार करने लगते हैं, आप उसके दोस्त बन जाते हैं, तो इसको कहते हैं है ना फिलॉसफी। तो तो सोफिया जो मीनिंग है, ठीक है? तो सोफिया का लिटरेरी मीनिंग क्या है? तो फिलोसोफिया। तो सोफिया मीन्स होता है लव एंड द केयर, ठीक है? तो जो समझ के प्रति प्यार करते हैं, जो इंटेलेक्ट के प्रति प्यार करते हैं, जो विजडम को लेके लव एंड द केयर करते हैं, उनको क्या कहते हैं? सोफिया। सो है ना, तो फिलॉसफी मीन्स होता है लव एंड सोफिया मतलब होता है विजडम, है ना? तो फाइलो मीन्स लव and Sophia means wisdom. So philosophy made by a two terminology, philo, Sophia. So philo means या philo means love, compassion, care, and Sophia means intellect, wisdom, knowledge. तो जो ज्ञान के प्रति प्रेम है तो उसको हम फिलोसफी कहते हैं। जो नॉलेज को लेके लोग प्यार करते हैं, नॉलेज को लेके समझ रखते हैं, उसको फिलोसफी कहते हैं। तो ये बताने की ज़रूरत क्या है, आज के समय में ज़्यादातर वो इंटेलेक्चुअल लोगों से प्रभावित नहीं होते हैं। आज के समय में ज़्यादा लोग किससे प्रभावित होते हैं? तो जो बिल्कुल मटेरियलिस्टिक हैं, जो बहुत ही रॉयल लाइफ जी रहे हैं, जो बहुत ही लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, सेलिब्रिटी लाइफ जी रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग उन्हीं से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन आप बहुत कम देखेंगे कि जो जनरेशन है वो विजडम या नॉलेज के प्रति बहुत कंपैशनेट है। ऐसे लोग आपकी लाइफ में कम ही होंगे जो नॉलेज की प्रैक्टिस करते हैं या नॉलेज की उपासना करते हैं, कम ही मिलेंगे, ठीक है? ज़्यादातर लोग वही मिलेंगे जो कहीं ना कहीं नॉलेज को ही सब कुछ मानते हैं कि नॉलेज ही सब कुछ है ना? तो वो कुछ ना कुछ मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग कैसे मिलेंगे? तो ज़्यादातर लोग आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ के मिलेंगे, जिनको केवल और केवल लोगों की सेलिब्रिटी या लोगों की रॉयल लाइफ से ही लेना देना है, ठीक है? तो फिलॉसफी का मतलब हमें ये समझ में आ रहा है। अब ये जो हमारा इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर को हम इंडियन फिलॉसफी भी कह सकते हैं।
तो हमारे भारत में ये कह सकते हैं कि इतने सारे लोग आए जो सब लोगों ने आपके नेचर को समझने की बात, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है इट्स ओके, लेकिन अंदर की दुनिया को समझने की जो बातें की गई वो कौन लोगों ने की, तो वो ज्यादातर फिलोसोफर लोगों ने की। और इंडियन स्कूल्स ऑफ थॉट की जब बात करेंगे, स्कूल्स मीन्स होता है द क्लस्टर ऑफ, स्कूल्स मीन्स होता है द क्लस्टर ऑफ थिंकिंग, द क्लस्टर ऑफ, है ना, सम स्पेसिफिक इंटेलेक्चुअल, इसको स्कूल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं थॉट। तो हमारे जो फिलोसफीज हैं, जो हमारी इंडियन फिलोसफी हैं, उनकी दो नेचर हैं। कुछ फिलोसफी नास्तिक हैं, हेटेरोडॉक्स, और कुछ फिलोसफी जो हैं वो आस्तिक हैं। तो हमारे यहाँ भगवान को मानने की बातें या ईश्वर को मानने की बातें या परमात्मा की बात को मानने की बातें चलती हैं। कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते, ठीक है। तो जो इंडियन फिलोसफी है जिसने इस कल्चर को सबसे बड़ा आउटकम दिया, सबसे बड़ा उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, और वो क्या, तो वो कंट्रीब्यूशन है कि आप अपनी सोसाइटी में, अपनी इंडिविजुअल लाइफ में आप नॉलेज की इम्पोर्टेंस को कैसे रख सकते हैं, और आप अपने आप को सफरिंग से कैसे फ्री कर सकते हैं। एक चीज़ और बताएं, बड़ी मज़ेदार बात है, जितने वेस्टर्न के थिंकर हैं, जो जो हमारे वेस्टर्न एरिया हैं, है ना, तो यूरोपियन लोग जो हैं, ये लोग जितने भी ग्रीक लोग रहे हैं, यूनान के लोग रहे हैं, इन लोगों की एक सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि इन लोगों ने प्रॉब्लम की बात तो खूब की। देकारते हैं, सॉक्रेटिस हैं, स्पिनोजा हैं, लाबनीज हैं, ठीक है ना, डाबनीज हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने प्रॉब्लम्स की बातें तो बहुत की, लेकिन सोल्यूशन की बात कम करते हैं। क्यों? क्योंकि सल्यूशन तो अपने अंदर है, और ज़्यादातर ये लोग सल्यूशन को क्या करते हैं, ये सल्यूशन को कोशिश करते हैं कि बाहर की दुनिया से या सोसाइटी से ढूंढने की कोशिश करें। कुछ ही फिलोसोफर हैं जो सल्यूशन को अंदर से ढूंढ रहे हैं। हमारे इंडियन स्कूल ऑफ थॉट में ये सबसे बड़ी खासियत है कि हम प्रॉब्लम की भी बात करते हैं और हम सल्यूशन की भी बात करते हैं। तो प्रॉब्लम और सल्यूशन दोनों की ही बात हम करते हैं, जिसकी वजह से हम कैसे हैं, तो हम सक्सेस हैं। इसलिए हमारी इंडियन फिलॉसफी जो है वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल ओरिएंटेड है। हम अपने सच की बात करते हैं, हम अपने ज़मीर की बात करते हैं, हम अपने बेसिक फाउंडेशंस और फंडामेंटल्स की बात करते हैं, और उनके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। इसलिए हम प्योर हैं, और हमारा जो भी नॉलेज सिस्टम है वो हमें कहाँ की तरफ लेके जा रहा है, तो वो हमें मुक्ति की तरफ लेके जा रहा है, सफरिंग, है ना, फ्री फ्रॉम पेन की तरफ लेके जा रहा है, फ्री फ्रॉम बॉन्डेज की तरफ लेके जा रहा है। तो हम सब अभी बंधन की तरफ तो हैं, लेकिन जैसे ही हमें ये पता चल जाता है कि हम बंधे क्यों, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें पता है कि मेरा टाइम लॉस सबसे ज़्यादा किस में जाता है, और मेरे को पता है कि ये मोबाइल है जो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो जब आपको इतना पता चल जाता है तो आप मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हैं ना। ऐसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत सारे, है ना, मोमेंट हैं, सपोज टू बी कि हम यदि किसी तकलीफ में हैं, मन हमारा ज़्यादा तकलीफ में है, तो हम अपने उस मन को दूर, है ना, मन की तकलीफ को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। So when your mind suffering from a specific type of mental illness, mental stress, है ना, the particular situational any situations में वो अपने आप को कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो हम कई बार परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि इसकी तकलीफ क्या है और ये कोप अप क्यों नहीं कर पा रहा है, तब आप तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं, और वही जो एक्शन लेने की प्रोसेस है उसी को हम दर्शन कहते हैं, ठीक है। तो फिलॉसफी जो है वो केवल और केवल प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब थियरी नहीं है, इट्स ऑल्सो प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल और थियरी दोनों साथ साथ चलते हैं, है ना। तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में भी क्लासिफाइड ब्रॉडली इनटू टू टाइप, लाइक आस्तिक एंड नास्तिक, सो ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स। तो भगवान या ईश्वर को मानने की दो बातें हैं, कुछ लोग भगवान को माने, कुछ लोग भगवान को नहीं माने। तो दोज आर, तो यहाँ पर भगवान शब्द नहीं है, यहाँ ऑर्थोडॉक्स मीन्स जो
वेद को मानते हैं। तो दोज हु आर बिलीव इन द वैदिक सिस्टम, दोज हु आर बिलीव इन स्कूल्स ऑफ थॉट इन डिस्क्राइब्ड इन वेद, डिस्क्राइब्ड इन उपनिषद, इट्स कॉल्ड आस्तिक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आस्तिक? तो आस्तिक का मतलब जो वेदों की बातों पर विश्वास करते हैं, जो उपनिषदों की बातों पर विश्वास करते हैं, है ना, वो आस्तिक हैं। आस्तिक का मतलब नहीं कि जो केवल भगवान को मानते हैं, है ना, तो भगवान को मानना, इट इज अ वेरी ग्रॉस मीनिंग ऑफ आस्तिक, बट डीप रूटेड मीनिंग ऑफ दैट, दोज हु आर बिलीव in the schools of Vedic thought, in the schools of Puranic thoughts, in the schools of Upanishadic thoughts, it's called Astik. And Nastik means heterodox. So those who are not a belief in the epistemology or knowledge of the Vedas. तो जो वेद को नहीं मानते वो नास्तिक, और जो वेद को मानते हैं वो आस्तिक। ठीक है, आगे चलें, यहाँ तक तो समझ में आ गया है ना? Yes, sir. तो हमारी इंडियन फिलॉसफी की 2 ब्रांचेस तो हमें समझ में आ गई, एक तो ऑर्थोडॉक्स ब्रांच और दूसरा हेटेरोडॉक्स ब्रांच। अब हम लोग ये देखेंगे कि ऑर्थोडॉक्स ब्रांच में कौन कौन से फिलॉसफर आए, और हेटेरोडॉक्स जो ब्रांच है उसमें कौन कौन से फिलॉसफर आए। सो द फर्स्ट ग्रुप बिलीव इन द वेदास एंड द सेकंड है ना, स्कूल रिजेक्ट्स द वेदास। So second is the rejecting the ideology of Vedas. Second school is the rejecting the particular thought of Vedas and the practices of the Vedas. It's called a Nastika. And those who are believe in the ideology schools of the Vedas, it's called a Astik. So the first one are called the Astik system, which have schools of 6 darshana, 6 school of thought, 6 स्कूल ऑफ थॉट। कौन कौन से? तो जैसा आपका अमेठी स्कूल है ना, तो आप एक इंस्टीट्यूट में ऐसे आपके अमेठी में कई सारे स्कूल्स हैं। स्कूल्स मीन्स उसकी एक पर्टिकुलर ब्रांच। तो ऐसे ही मीमांसा, वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। सो हाउ मेनी टाइप ऑफ टोटल स्कूल इन ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी? 6 स्कूल। How many? 6. मीमांसा स्कूल, वेदांत स्कूल, सांख्य स्कूल, योग स्कूल, न्याय स्कूल एंड द वैशेषिक स्कूल। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। हम लोग आगे देखेंगे भी कौन क्या किस तरीके की बातें करते हैं। फिर कुल मिला के हमें लौट के तो आना है अपने सांख्य दर्शन पे। तो केवल ओवरऑल हम लोग इंट्रो समझेंगे। ठीक है, इंट्रो समझ रहे हैं ना? So the first one or the called is the Astic system is, है ना, मीमांसा स्कूल, वेदांत स्कूल सेकेंड वन, थर्ड इज सांख्य स्कूल, फोर्थ इन द योग, फिफ्थ इज द न्याय एंड सिक्स इज द वैशेषिक। एंड द सेकेंड थिंग इज कॉल्ड हेटेरोडॉक्स। तो हेटेरोडॉक्स में कौन से दर्शन है? 3 दर्शन है। तो टोटल 3 दर्शन कौन कौन से हैं? तो 3 दर्शन आर चारवाक, बौद्ध और जैन। ठीक है, चारवाक दर्शन, चारवाक स्कूल, बौद्ध स्कूल और जैन स्कूल। तो चारवाक, बौद्ध और जैन, ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो वेदों को नहीं मानते। ये वो लोग हैं जो अपनी आइडियोलॉजी को सामने रखते हैं। और बाकी के ऊपर जो 6 स्कूल्स हैं वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो अपनी आइडियोलॉजी तो रखते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी आइडियोलॉजी को वेदों के साथ रिलेट करके रखते हैं। मतलब वेदों के आसपास ही अपनी बातें करते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात चीज़ों को समझने की। ठीक है, अब इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की जब बात हमने अभी की, तो उसमें एक तो हेटेरोडॉक्स स्कूल है जिसमें 3 स्कूल्स हैं। कौन कौन से? चारवाक, बौद्ध और जैन। उसके बाद कौन सा है? तो ऑर्थोडॉक्स है, जिसको कन्वेंशनल स्कूल कहते हैं। तो ऑर्थोडॉक्स जो है वो, इसके जो सिस्टम है वो कौन से हैं? तो इज द बेस्ड ऑन द वैदिक टेक्स्ट, है ना। और ये वेद मीन्स बेसिक टेक्स्ट की बात करता हूँ। इसमें कौन कौन से हैं? तो सांख्य योग, न्याय योग। इसमें मज़ेदार चीज़ है कि इसमें एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं। एक उसका प्रैक्टिकल है तो दूसरा उसका थियरी है ना। एक थियरी है तो दूसरा उसका प्रैक्टिकल है। तो जैसे सांख्य इट इज़ अ थियरी, तो योग इज़ द प्रैक्टिकल। न्याय इज़ द थियरी, तो वैशेषिक इज़ द प्रैक्टिकल। वेदांत इज़ द थियरी, इसका मीमांसा इज़ द प्रैक्टिकल, है ना। तो
इसको क्या कह सकते हैं, ये बेसिक चीज़ है। तो हम आगे चलते हैं। हमने तो ये समझ लिया कि जो योग की फिलॉसफी है वो किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, एक सेकंड। Now, historical development. So the Vedas, Upanishad, Puranas and the epics. So वेद कितने हैं? हमारे 4 वेद हैं। उपनिषद 108 उपनिषद, पुराण 18 है ना, और epics जो हमारे महाभारत हैं, हमारे रामायण हैं, इट्स कॉल्ड epics, आर द सोर्स ऑफ, है ना, सोर्स टू नो the root source to know that ancient Indian philosophy and education. तो मेन क्या है कि ये जो फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये इसका इसेंस कहाँ से आया है, तो इसका इसेंस वेदों से आया है। ठीक है, जो हमारे ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी हैं इनका इसेंस जो है वो वेदों से है ना, तो वेदों से है, उपनिषदों से है, इनसे इनका इसेंस आया हुआ है। सो वेद इज द डिराइव फ्रॉम द रूट ऑफ संस्कृत वर्ड विद। विद मीन्स टू नो गॉड, सोल, नेचर एंड द माइंड। ठीक है, तो वेद का मतलब ये नहीं हो सकता ना कि वेद का मतलब रिचुअल्स। रिचुअल्स डिस्क्राइब हो सकते हैं वेद में, लेकिन वेद का मतलब क्या है? सो वेद इज द वर्ड, है ना, मेड फ्रॉम द विद। सो विद मीन्स to know the God, to know the soul, to know the nature, to know the mind. तो आपके इंटरनल जो इंस्ट्रूमेंट हैं, आपके जो इंटरनल कॉस्मिक यूनिवर्स है, उस इंटरनल इंडिविजुअल यूनिवर्स को समझना है, वो वेद है। तो जब कभी इसकी बातें आएंगी तो मान के चलिए वेद की ही बातें हैं। इसीलिए जो भी हमारी 6 फिलॉसफी हैं वो सारी कैसी हैं, तो वो सारी वेदों से रिलेटेड हैं। सो वेद के बिलीफ क्या हैं? सो वेद बिलीफ इन व्हाट? सो देयर आर 3 एंटाइटीज इन द यूनिवर्स, गॉड, सोल एंड मैटर। वेद ऐसा मानते हैं कि ये जो यूनिवर्स है इसमें 3 एंटाइटीज हैं। पहले गॉड जिसने इस यूनिवर्स को बनाया, सोल एंड द मैटर। ठीक है, तो मैटर मीन्स प्रकृति, सोल मीन्स कॉन्शियसनेस, पुरुष। ठीक है, और इन दोनों को मिलाने वाला कौन है? गॉड। तो कहते हैं सोल इज द पार्ट ऑफ गॉड। इस तरीके की बातें आती हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक समय तक ठीक रही हैं, अभी भी इस पर बातें चल रही हैं। ठीक है, सो सेकंड थिंग इज अल्टीमेट एम्स ऑफ लाइफ टू ऑब्टेन साल्वेशन। वेद क्या कहते हैं? कि वेद कहते हैं कि हमारा लाइफ का अल्टीमेट है कि हमें साल्वेशन मिले, है ना, मोक्ष मिले, इन यूनियन विद द गॉड, है ना, भगवान की कृपा से। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द गॉड एंड वन वर्ल्ड। ठीक है, तो वेद में 3 चीजें तो आपको समझ में आती कि वेद क्या कहता है कि गॉड, सोल और मैटर जो है ये क्या है? ये 3 एंटाइटीज ऑफ द यूनिवर्स है। वेद क्या कहता है? यदि आपको दुखों से मुक्ति लेनी है, आपको साल्वेशन की तरफ आना है, तो आपको, है ना, जो यूनियन विद द गॉड, है ना, आपको अपने इनर जो आपकी वॉइस है, इनर प्रैक्टिस है, उसको ध्यान पे रखना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द गॉड एंड वन वर्ल्ड। ठीक है, तो तीसरी चीज क्या है कि आपको ईश्वर, मतलब ये जो मंदिरों में ईश्वर है उनकी बात वेदों में उस तरीके से नहीं करते हैं। ये बातें करते हैं, ईश्वर का मतलब होता है सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम एंटाइटी, ओमनीपेटेंट, मतलब वो जो इस दुनिया को चला रहा है उसकी बात वो करते हैं। 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी अब हम लोग थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सारी फिलॉसफी हम नहीं देखना, क्योंकि हमें फोकस किस पे करना है। मेनली हमारा जो टॉपिक है वो है सांख्य योग। मेनली हमें फोकस किस पे करना है? सांख्य योग, है ना। तो हमें और सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम केवल और केवल थोड़ा थोड़ा सभी को देख लेते हैं, लेकिन हमें फोकस कहाँ करना, अभी भी कह रहा हूँ, हम फोकस करेंगे सांख्य योग पर। ठीक है, तो पहला है न्याय सिस्टम, न्याय स्कूल्स या न्याय फिलॉसफी। तो न्याय फिलॉसफी क्या है? सो न्याय स्कूल्स के जो फाउंडर हैं वो कौन है? ऋषि गौतम। सो ऋषि गौतम क्या है? डील विद द नॉलेज, इट इज़ द साइंस ऑफ द साइंस। वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है। और जिन लोग को न्याय समझना है, तो न्याय समझेंगे तो उनको ऐसा लगता है
यदि आपको पूरे यूनिवर्स के कंटेंट को समझना है, एक जगह ऐसा आता है पदार्थ द्रव्य गुण विज्ञान, है ना, पदार्थ विज्ञान। तो यदि आपको कहाँ कौन सी चीज कैसे बनी है, तो आप न्याय फिलोसफी को पढ़िए। क्यों? क्योंकि इट इज द साइंस ऑफ साइंस एंड अकॉर्डिंग टू इट नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू द 4 मेथड्स, है ना। तो नॉलेज को जो है वो 4 तरीके से हम एक्वायर्ड कर सकते हैं। तो ये मानता है कौन? न्याय। और कौन कौन से वो 4 तरीके हैं जिससे आप नॉलेज को ले सकते हैं? तो कहते हैं पहला है प्रत्यक्ष नॉलेज, इंट्यूशन जिसको कहते हैं, ठीक है। इंट्यूशन कि आप जो चीज़ें सीधे अपनी आंखों से देख रहे हैं, आपकी सेंसेस से देख पा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। अनुमान का मतलब होता है इन्फेरेंस, है ना, कि सपोज टू बी कि यदि कहीं पर धुआं है तो दिमाग में चलता है ना कि हाँ वहाँ पे आग लगी होगी। या यूं कहें कि कहीं मंदिर में अचानक से घंटियां बजने लगती है तो आपके दिमाग में आता है ना कि हाँ वहाँ आरती हो रही है। अचानक से बादल आएगा, बारिश होने है ना, बादल आएगा तो आपके दिमाग में आएगा कि चलो बारिश होने वाली है। सो अजम्पशन जो है आपका, इन्फेरेंस जो है, इन्फेरेंस नॉलेज को कहते हैं अनुमान। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? कंपैरिजन, उपमेय कहते हैं, उपमा, है ना, किसी चीज के साथ कंपैरिजन करना। सपोज टू बी कंपैरिजन किससे करना? तो यदि मैं आप ऐसा कहेंगे कि सर आपका जो टीचिंग वे ऑफ स्टाइल है वो इन सर से मिलता जुलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने वे ऑफ लाइफ स्टाइल को समझ रहे हैं, और है ना मतलब आप उन सर की लाइफ स्टाइल को जानते हैं बहुत अच्छे से, और आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी को किसी से। तो ये भी एक नॉलेज का तरीका है ना, कि जब आप कंपैरिजन में सीखते हैं कि सर ये कुछ ऐसा, सपोज टू भी मैंने कहा आपने कभी मैंगो टेस्ट किया? बोले हाँ साहब, आई हैव टेस्ट मैंगो। तो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ द मैंगो? तो टेस्ट ऑफ द मैंगो इज द वेरी स्वीट, स्वीट लाइक अ सुगर। सो इट इज द comparison knowledge regarding specific the philosophy. So comparative knowledge. So whenever you talk about the salty, you talk about the bitter taste, so you comparison all the things, है ना। आपसे यदि कह दिया जाए कि साहब ये कैसा उसका टेस्ट है, तो उसका टेस्ट जो है उसकी तरह है, तो इसका मतलब ये भी तो नॉलेज ही है ना। एंड द लास्ट वन इज द शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी कहते हैं, कि जैसे शब्द क्या है? तो शब्द नॉलेज का मतलब होता है वो व्यक्ति जिनकी बातों को आपने सुना और वो आपको, आपने उसको क्या माना? आपने उसको बेसिक बेसिक एक्वायर्ड थिंग्स मान लिया, उसको शब्द कह दिया। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे कोई बात शेयर की, और मैंने आपसे बात शेयर की कि फलानी जगह में ऐसा ऐसा है और वहाँ जाना चाहिए। अब आप अपने फ्रेंड सर्कल से बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे सर कह रहे थे कि फलानी जगह है, वहाँ पे जाना चाहिए, योग की बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस वहाँ होती हैं, योग के बहुत सारे वहाँ पे स्कूल्स हैं, तमाम चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो जो मेरी बातें हैं वो आपके लिए क्या है? शब्द प्रमाण, है ना। तो जब किसी की बातें आपके लिए प्रमाण होती हैं तो उसको क्या कहते हैं? वर्बल टेस्टिमोनी, ठीक है। तो ये न्याय बात करता है। तो न्याय की फिलॉसफी में ये 4 तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी। ऐसी ही ये चीज़ें जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सांख्य में भी दिखेगी, ऐसा नहीं कि सांख्य में नहीं दिखेगी, क्योंकि ये सिंपल सी वो चीज़ें जिनके थ्रू आप नॉलेज लेते हैं। अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो इसका मतलब आपकी सेंसेस एक्टिव हैं, आपके कान खुले हैं, आपकी आंखें खुली हैं, आप मेरा हुलिया देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज को समझ रहे हैं, मेरी कम्युनिकेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं क्या हूँ? तो आपके लिए मैं शब्द भी हूँ, आपके लिए प्रत्यक्ष भी हूँ, है ना। आपके लिए मैं इंट्यूटिव नॉलेज भी हूँ, और आपके लिए वर्बल टेस्टिमोनी भी हूँ, ठीक है। और इसी बीच यदि मैं कोई और बातें करूँ, को आपको कुछ अजम्पशन करना पड़े या आप अज्यूम कर लें, या सपोज टू बी कि जैसे ही 12 बजे आप अज्यूम करें क्लास का टाइम खत्म होने वाला है, तो होता है ना, तो इसको क्या कहते हैं? अज्यूम। तो ये बातें जो हैं ये बेसिक नॉलेज हैं जो हमें समझना चाहिए। दूसरा दर्शन कौन सा है? सांख्य सिस्टम, ठीक है। तो सांख्य सिस्टम जो है ये फिलॉसफी है जिसके जो फाउंडर है वो कौन है? ऋषि कपिल। न्याय दर्शन के कौन थे? ऋषि गौतम। और सांख्य दर्शन के जो फाउंडर हैं वो कौन है? ऋषि कपिल, ठीक है। एंड द डील विथ मैटर, यहाँ कपिल ने मैटर की बात की, हालांकि इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे, इसको थोड़ा सा पेंडिंग करते हैं, वैशेषिक को देखते हैं। तो वैशेषिक सिस्टम ऑफ फिलोसफी बाय ऋषि कनाद डील विद द थ्योरी ऑफ द एटम। तो कनाद, कनाद का नाम ही है क्या? कनाद मीन्स कण, मीन्स एटम, है ना।
तो ऋषि कनाद ने एटम की बात की, वैशेषिक, बहुत ही स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है ये हमारे इंडियन फिलॉसफी में। तो वैशेषिक, इसके फाउंडर कौन है? ऋषि कनाद, ठीक है। एटम की बात ये लोग करते हैं। फिर उसके बाद कौन सा है? तो उसके बाद आता है मीमांसा, ठीक है। तो पूर्व मीमांसा जो है, जिस है पूर्व मीमांसा, ठीक है। तो पूर्व मीमांसा जो है ये मीमांसा, ठीक है। तो पूर्व मीमांसा बाई ऋषि जैमिनी डील विद द स्कीम ऑफ द राइट लिविंग थ्रू द अप्रोप्रिएट। और उत्तर मीमांसा को क्या कहते हैं? तो उत्तर मीमांसा को वेदांत फिलॉसफी कहते हैं। तो वेदांत फिलॉसफी इज द ऋषि बादरायण। और इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कंसेप्ट ऑफ सुप्रीम बीइंग की बात की है वेदांत फिलॉसफी में। मैंने योग क्यों छोड़ा? योग इसलिए छोड़ा क्योंकि सांख्य और योग दोनों साथ साथ चलते हैं। सो योग सिस्टम इज द practical approach of the Sankhya philosophy. It is written by, it is the discovered by the Rishi Patanjali and is related with the self control through yoga. कि हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल कैसे आए, तो ये जो बातें हैं वो योग दर्शन में आने वाली बातें हैं, ठीक है। ये सारी बातें योग दर्शन में आने वाली बातें हैं। सो योग सिस्टम ऑफ फिलॉसफी के फाउंडर कौन है? ऋषि पतंजलि, ठीक है। ठीक है, किसी के क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? नो सर। समझ आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या कहने जा रहे हैं? यस सर। चलिए ठीक है। तो हमारी जो 6 जो बेसिक हमारी पिलर हैं, हमारे जो बेसिक सिस्टम ऑफ नॉलेज हैं, बेसिक स्कूल ऑफ थॉट हैं, उन 6 को हमने देखा। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले क्या था? न्याय फिलॉसफी। न्याय फिलॉसफी के फाउंडर कौन है? ऋषि गौतम। फिर उसके बाद हमने देखा वैशेषिक, तो उसके कौन है? ऋषि कणाद। फिर सांख्य फिलॉसफी, उसके फाउंडर ऋषि कपिल। फिर योग सिस्टम ऑफ फिलॉसफी, उसके फाउंडर ऋषि पतंजलि। फिर मीमांसा फिलॉसफी, उसके फाउंडर कौन है? ऋषि जैमिनी। और वेदांत फिलॉसफी, उसके फाउंडर कौन है? ऋषि बादरायण। थोड़ा थोड़ा मैंने एक एक लाइन में सबका दे दिया था कि किस फिलॉसफी की खासियत क्या है, ठीक है। तो न्याय की खासियत क्या है? तो न्याय स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, जिसमें 4 टाइप ऑफ नॉलेज की बात है। और वैशेषिक जो है वो स्पेसिफिक थियरी ऑफ एटम की बात करती है। सांख्य फिलॉसफी जो है वो मैटर की डीलिंग की बात करती है कि सब कुछ जो है वो मैटर से ही निकला हुआ है। योग सिस्टम ऑफ फिलॉसफी जो है वो सेल्फ कंट्रोल की बात करता है थ्रू योगिक प्रैक्टिसेस। पूर्व मीमांसा, जिसको मीमांसा फिलॉसफी कहते हैं, तो डील विद द स्कीम ऑफ राइट लिविंग थ्रू अप्रोप्रिएट एक्शन, है ना, कि हमें किस तरीके से सही तरीके से रहना है। अच्छा, पूर्व मीमांसा को क्या कहते हैं? रिचुअल्स भी है ये। तो पूर्व मीमांसा में या मीमांसा दर्शन में आपको रिचुअल्स भी दिखेंगे, कर्मकांड भी दिखेंगे कई जगह, कि जनेऊ पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, जप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, दान करना चाहिए। इट इज़ द सम स्पेसिफिक रिचुअल्स। तो ये रिचुअल्स किस में आपको मिलेंगे? ये पूर्व मीमांसा में। और उत्तर मीमांसा को क्या कहते हैं? ज्ञान मीमांसा कहते हैं, मीन्स वेदांत सिस्टम है। तो वेदांत सिस्टम के जो फाउंडर हैं वो कौन है? ऋषि बादरायण। और वी का बात करते हैं तो ये बात करते हैं तो सुप्रीम बीइंग की, कि जो कुछ है ये ब्रह्म है और कुछ नहीं है। इसीलिए जो वेदांत फिलॉसफी है, वेदांत फिलॉसफी एक लौती ऐसी फिलॉसफी रही जिसने इंडिया से बौद्ध धर्म को खदेड़ा। बौद्ध धर्म मीन्स बुद्ध के जो फॉलोवर हुए बुद्ध के जाने के बाद, तो कुछ गड़बड़ियाँ, मिसकंसेप्शंस हो रहे थे बौद्ध फिलॉसफी में, जिसकी वजह से उनको सारे जो लोग थे वो कुछ गलत हो रहा था, जिसकी वजह से सोसाइटी और कल्चरल वैल्यूज डिस्टर्ब हो रहे थे। तो उस समय शंकराचार्य आए। शंकराचार्य ने अपने वेदांत के माध्यम से शास्त्रार्थ कर करके लोगों को बाहर किया। तो एक ये भी कंसेप्ट पढ़ने में आता है। लेकिन बुद्ध जब आए तो बुद्ध ही थे, वो तो सुप्रीम एंटाइटी थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सांख्य की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है वो सांख्य का है। हम सांख्य को लेके समझने जा रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द एटमियोलॉजी? एटमोलॉजी मीन्स होता है द मीनिंग ऑफ द
word. Etymology means होता है the meaning of the word. So the word Sankhya is derived from the Sanskrit noun Sankhya, Sankhya. Based on the verbal root kya means make known, ठीक है, name with the proven, है ना. तो proverb sum means together. So Sankhya thus denotes the system of enumeration or taking account. कहने का क्या मतलब होता है कि यहाँ सांख्य का मतलब ऐसे समझे, सांख्य मीन्स सम प्लस ख्या. तो सम का मतलब होता है टुगेदर, सम का मतलब होता है बैलेंस, सम का मतलब होता है इक्वल, सम का मतलब होता है हार्मोनियस, और ख्या का मतलब होता है टू मेक नोन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, विजडम. ठीक है. तो ख्या मतलब होता है जानना, है ना, अंडरस्टैंड करना, बोध जो होना. तो आपको जब बराबर ये बोध होने लगता है, कैसा बोध हो, तो सम मीन्स बैलेंस अंडरस्टैंडिंग. सो बैलेंस अंडरस्टैंडिंग जब आपको आने लगती तो आप क्या हो जाते हैं, आप सांख्य योगी हो जाते हैं. सांख्य, ठीक है, बैलेंस अंडरस्टैंडिंग. आप में से भगवत गीता कोई जानता है? भगवत गीता पढ़ा है किसी ने? यस सर, पढ़ा है, थोड़े पढ़े. थोड़े श्लोक पढ़े, सेकंड चैप्टर पढ़ा है? सर ऐसे याद नहीं है. सेकंड चैप्टर भगवत गीता में कितने चैप्टर हैं टोटल, इतना तो पता होगा ना? किसी को नहीं याद है? चलिए मैं बता देता हूँ. भगवत गीता में टोटल 18 चैप्टर हैं, और 18 चैप्टर में टोटल 702 श्लोक हैं. 702 है ना, 702 श्लोक हैं. और भगवत गीता के जो 18 चैप्टर है ना, वो 18 चैप्टर 18 टाइप ऑफ एक्सपीरियंस हैं, 18 टाइप ऑफ मेथड्स हैं, 18 टाइप ऑफ यौगिक प्रैक्टिस है. तो जो उसमें सेकंड चैप्टर आता है ना, सेकंड चैप्टर, तो सेकंड चैप्टर को सांख्य योग कहा जाता है. सांख्य योग क्यों कहा है उसको? तो सांख्य योग इसलिए कहा है कि जो अर्जुन है, अर्जुन डिप्रेसिव स्टेट से गुजर रहा है, अर्जुन मोह से गुजर रहा है, अर्जुन वीकनेस से गुजर रहा है, अर्जुन फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन की ऐसी स्टेट से गुजर रहा है कि अब उसका मन नहीं है लड़ाई करने का. अर्जुन कहता कि साहब हमें हिंसा नहीं करनी है. तो भगवान यहाँ यहाँ जो उसको नॉलेज देते हैं, और वो नॉलेज क्या है, द बैलेंस नॉलेज, द बैलेंस अंडरस्टैंडिंग, द हार्मोनियस विजडम. तो ये जो भगवान उसको समझाते हैं, सो कृष्ण इज द काउंसलर ऑफ द अर्जुना, कृष्ण इज द काउंसलर ऑफ अर्जुना. और भगवान कृष्ण अर्जुन की जो काउंसलिंग करते हैं, उसके जो डाउट्स हैं, उसके जो पेंडुलम माइंड है, उस माइंड के डेविएशंस के अकॉर्डिंग, है ना, तो वो जो डाउट है उस डाउट को क्लियर करते हैं कृष्ण. तो वो कैसे करते हैं? तो विद द प्रैक्टिस ऑफ द बैलेंस नॉलेज. भगवान उसको बैलेंस अंडरस्टैंडिंग देते हैं, बैलेंस विजडम देते हैं, हार्मोनियस अंडरस्टैंडिंग देते हैं, इक्वल नॉलेज देते हैं, ताकि वो चीज़ों को समझ पाए. तो सांख्य जो है, सांख्य इज मेड ऑफ बाई टू वर्ड, सम प्लस ख्या. सो सम मीन्स नंबर and the kya means knowledge, means enumeration or the taking account, है ना. तो इसका मतलब क्या है द बैलेंस नॉलेज ऑफ लाइफ, बैलेंस नॉलेज टुवर्ड्स लाइफ, इट्स कॉल्ड अ सांख्य. ठीक है, ये समझ में आ गया ये सांख्य योग क्या है, सांख्य. ठीक है, सांख्य का मतलब क्या है. आगे चलें. यस सर. आगे चलते हैं. ठीक है. सो ये जो सांख्य दर्शन या सांख्य स्कूल्स या सांख्य योग है ना, सांख्य योग, योग क्यों कह रहे हैं? योग का मतलब होता है टू यूनाइट, योग का मतलब होता है टू यूनियन. तो सांख्य में वो बातें जो आपको योग की तरफ लेके जाएं, उसको सांख्य योग कहते हैं. जैसे भक्ति योग, भक्ति यदि आपको योग की तरफ लेके जाए तो भक्ति योग है. कर्म योग, कर्म यदि आपको योग की तरफ लेके जाता है तो वो कर्म योग है. ज्ञान योग, तो ज्ञान यदि योग की तरफ लेके जाए, वननेस की तरफ लेके जाए, यूनिटी की तरफ लेके जाए, है ना, एंटाइटी की तरफ ले जाए, तो वो क्या है ना,
ज्ञान योग। तो इस तरीके से योग का मतलब है वननेस, वननेस, ठीक है। तो सांख्य योग का मतलब है कि सांख्य की जो नॉलेज है, सांख्य की जो प्रैक्टिसेस हैं, सांख्य के जो अप्रोचेस हैं, आपको योग की तरफ लेके जाएं, वननेस की तरफ लेके जाएं, वो क्या है? सांख्य योग, ठीक है। सो इट इज, है ना, प्रोपाउंडेड बाय महर्षि कपिल। महर्षि कपिल ने इसको बनाया, महर्षि कपिल इसके फाउंडर हैं, किसके? सांख्य योग फिलॉसफी के। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द कपिल तंत्र। उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है, इट ऑल्सो नोन एज द कपिल तंत्र। ये कपिल तंत्र है, ठीक है, कपिल तंत्र के रूप में ये जाना जाता है। और क्या है? तो इसको कपिल दर्शन भी कहा जाता है। तो इसको कपिल दर्शन, कपिल तंत्र, कपिल का योग, जो भी नाम देना चाहते हैं वो कहा जाता है। सो इतना तो समझ में आया कि इसके फाउंडर कौन है। इसके फाउंडर महर्षि कपिल हैं। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको ऑल्सो नोन एज द कपिल तंत्र, और इसको कपिल दर्शन भी कहा जाता है। कपिल का दर्शन मीन्स ये कपिल की आइडियोलॉजी है, ये कपिल का विजडम है। तो इसको महर्षि कपिल का विजडम या उनकी आइडियोलॉजी या उनका स्कूल है, तो इससे रिलेट किया है, ठीक है। और क्या है? So the book Sankhya written by Ishwar Krishna is the present the most popular premier of the study of the Sankhya, ठीक है। तो एक चीज और मजेदार चीज है यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, शायद आपको पढ़ने में थोड़ी और सहूलियत हो जाएगी, या इसको मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ ताकि एक सेकेंड, यस। तो सांख्य, इसको कपिल तंत्र भी कहा जाता है, कपिल का दर्शन भी कहा जाता है, और इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो कपिल, कपिल सूत्र मीन्स जो कपिल ने सूत्र लिखा होगा, कपिल ने जो बुक लिखी, तो ये जो कपिल ने जो बुक ली तो वो कपिल सूत्र के नाम से जाना गया, ठीक है। तो कपिल सूत्र की जो बुक्स है आज के समय में अवेलेबल तो नहीं है, ठीक है। आज के समय में ये बुक्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ बुक्स अवेलेबल है। तो कौन सी बुक अवेलेबल है? तो यहाँ बात आती है सांख्य कारिका की, जो किसकी है? तो कहते हैं सांख्य कारिका इज द रिटन बाय ईश्वर कृष्ण। ईश्वर कृष्ण की बुक है सांख्य कारिका। और आप लोगों को जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो सांख्य कारिका के से ही कुछ, है ना, पर्टिकुलर श्लोक हैं, ठीक है। तो लगभग 86 श्लोक हैं उसमें, 86 हैं, 86, 86। तो 86 मीन्स 86 इसके टोटल श्लोक होंगे, और उस श्लोक के अकॉर्डिंग उनमें बहुत सारी बातें आई हैं, ठीक है। तो हम लोग देखने चलेंगे कि उन सूत्रों में क्या क्या है, ठीक है। सो सांख्य मीन्स द नॉलेज और द नंबर। सो नंबर मीन्स व्हाट? तो संख्या कहते हैं, संख्या, नंबर, है ना। तो नंबर क्या? तो इसमें प्रकृति और पुरुष की टोटल नंबर आए हैं। आप अपना सिलेबस जब देखेंगे तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है 25 एलिमेंट। सो 25 एलिमेंट ऑफ द, इन सांख्य योग, तो 25 एलिमेंट इज द नंबर ऑफ द एवोल्यूशन, इट इज द नंबर ऑफ द एवोल्यूशन, नंबर ऑफ द क्रिएशन, है ना। तो वो जो नंबर ऑफ द एवोल्यूशन या नंबर ऑफ द क्रिएशन है, उसको कहाँ से रिलेट किया गया है? संख्या से। इसलिए कुछ लोग इसको संख्या कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि ये सम प्लस ख्या मीन्स इक्वानिमस विजडम आता है इसको प्रैक्टिस करने से, है ना। तो सबकी अलग अलग बातें हैं, ठीक है। और क्या है? तो एक और बुक है, तो वो है द सांख्य प्रवचन सूत्र एंड द तत्व समास, वे एक्चुअली कंपोज्ड बाय हिम, ठीक है। तो वो भी ईश्वर जो कृष्ण हैं, ये ईश्वर कृष्ण ने दो बुक्स और लिखी, सांख्य प्रवचन सूत्र और तत्व समास। ये दो बुक नोट कर लीजिए। पहला है सांख्य प्रवचन सूत्र, मीन्स इसमें प्रवचन में डिस्कोर्सेज होंगे, लेक्चर्स के, है ना, कलेक्शंस होंगे। एंड द तत्व समास, तत्व समास जो है, ये दोनों जो है सांख्य योग पर बेस्ड बुक्स हैं, जो कि हमें देखना चाहिए। So according to modern scholar Surendranath Das Gupta, the doctrine of the earliest scholar of the Sankhya is the found in the ancient medical treatise
Charak Samhita. And another early extant text of the school is सांख्य कारिका ऑफ ईश्वर कृष्ण। तो सांख्य कारिका की बात तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुरेंद्रनाथ गुप्ता ने चरक संहिता को ढूंढा और उसको रिलेट किया किससे? तो इसको रिलेट किया उन्होंने सांख्य दर्शन से। क्यों? क्योंकि चरक संहिता की भी जो फिलॉसफी है ना, चरक संहिता इज द टेक्स्ट ऑफ द आयुर्वेद। चरक संहिता इज द टेक्स्ट ऑफ द आयुर्वेद। आयुर्वेद का ग्रंथ है, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयंगम, ये आयुर्वेद के टेक्स्ट हैं, जिसमें जो बातें हैं, जो फिलॉसफी हैं, वो किससे रिलेटेड हैं? तो बॉडी से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है, इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, सोल से रिलेटेड है। तो ये सारी बातें चरक संहिता में हैं। तो चरक संहिता में सिमिलरिटी होने की वजह से उन्होंने कह दिया कि ये जो इंडियन मेडिकल ट्रेटीज है ना, ये किससे मिलता जुलता है? तो ये सांख्य स्कूल से मिलता जुलता है। ठीक है, आगे कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी हम लोग देखने जाएंगे, कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी जो हम लोग है कोशिश करेंगे समझने की। तो आपको कहीं भी जैसे पढ़ने को मिलता है एपिस्टेमियोलॉजी, तो एपिस्टेमियोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा का मतलब ये होता है कि आप जिस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, उस टेक्स्ट में नॉलेज को लेकर, ज्ञान को लेके कौन सी बातें की गई हैं और हाउ टू अचीव द नॉलेज, हाउ टू अचीव द नॉलेज, है ना। नॉलेज के एक संदर्भ में जो बातें आ रही हैं उसको कहते हैं एपिस्टेमियोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान की जो बातें आती हैं। ठीक है, कि हम कैसे चीज़ों को सीखते हैं, हम कैसे ज्ञान पाते हैं, कितने प्रकार के प्रमाण हैं, कितनी प्रकार की तमाम चीज़ें हैं। तो जिसके थ्रू आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, नॉलेज अटेन कर रहे हैं, तो नॉलेज अटेन करने का जो है ना ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, उसको एपिस्टेमियोलॉजी कहते हैं, जिसमें केवल और केवल नॉलेज की बातें आती हैं। दूसरा मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब होता है तत्व मीमांसा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तत्व? तत्व मीन्स एलिमेंट। तो इन इंडियन फिलॉसफी हैव अ वेरी यूनिक कंसेप्ट ऑफ द मेटाफिजिक्स। सो मेटाफिजिक्स मीन्स कि व्हाट इज द प्रकृति, व्हाट इज द यूनिवर्स, है ना, what is the mind, what is the body, what is the intellect, what is the soul, what is the five element, what is the subtle element, है ना। ये शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, ये क्या है, तत्व की बात करते हैं। सो जब कभी बात आएगी पर्टिकुलर सेपरेशन की, तो आप तत्व मीमांसा की बात करेंगे, उसको क्या कहते हैं? मेटाफिजिक्स। तो यदि मैं कहूँ व्हाट इज द मेटाफिजिक्स ऑफ द सांख्य, तो मेटाफिजिक्स ऑफ सांख्य का मतलब कि जहाँ सांख्य सृष्टि की बात कर रहा है, यूनिवर्स की बात कर रहा है, माइंड की बात कर रहा है, प्रकृति की बात कर रहा है, कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, मतलब किसी एलिमेंट की बात कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? मेटाफिजिक्स, है ना। और यदि मैं व्हाट इज द एपिस्टेमियोलॉजी ऑफ द सांख्य, तो सांख्य जहाँ ज्ञान की बातें करे, जहाँ प्रमाण की बातें करे, जहाँ प्रमेय की बातें करे, है ना, किस तरीके से आप नॉलेज को अटेन कर सकते हैं, उन प्रैक्टिसेस की बात करें, उसको क्या कहते हैं? एपिस्टेमियोलॉजी। ठीक है, तो ये दो चीजें समझ में आ रही है ना, एपिस्टेमियोलॉजी और मेटाफिजिक्स। थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंटोलॉजी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंटोलॉजी? सो अंटोलॉजी मीन्स होता है सत्ता मीमांसा। सत्ता मीमांसा मीन्स होता है एग्जिस्टेंस, कि कोई चीज का एग्जिस्टेंस कैसे है। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या रियल में सोल एग्जिस्ट करती है या नहीं, पुनर्जन्म होता है या नहीं, कर्म के प्रिंसिपल काम करते हैं या नहीं, तो किसी के एग्जिस्टेंस पे जब क्वेश्चंस करते हैं, उसको अंटोलॉजी कहते हैं। अंटोलॉजी मीन्स आप किसी के एग्जिस्टेंस पर जब क्वेश्चंस करने लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है? अंटोलॉजी कहलाता है ना। थर्ड थिंग इज द लॉजिक। तो लॉजिक्स मीन्स क्या होता है? तर्क, है ना। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो टेक्स्ट हैं, ज़्यादातर जो योग की फिलॉसफी है, वो तर्क से रिलेटेड है। आत्मा क्या है, क्यों है, कैसे है, कितना है ना। तो ये जब कब, क्यों, कैसे, कितना, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, और वो तर्क क्यों? क्योंकि आप उसी लॉजिक के थ्रू आप ट्रुथ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचिए लॉजिक्स कितना है कि कोविड-19 को लेके मेडिकल साइंस काम कर रही है पिछले 1.5 साल से, अभी भी वो ये नहीं पता कर पाई है कि व्हाट इज द रियल म्यूटेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस, नहीं पता कर पा रही है। क्यों? क्योंकि अभी भी चीज़ें अभी चल रही हैं, सर्चिंग। तो अच्छा, चीज़ें पता हो रही हैं, इसका क्या मतलब हो रहा है कि उसके पीछे लॉजिक्स है।
ये कैसा है, क्यों है, किस तरीके का। जैसे सपोज टू बी फर्स्ट वेव का जो कोविड-19 था, सेकेंड वेव का जो कोविड-20 था, और थर्ड वेव का जो कोविड आने वाला है, तो इन तीनों वेव्स में कोविड के स्ट्रक्चर में या कोविड के म्यूटेशंस में या कोविड के कंटामिनेशन में क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी या घटेंगी, तो ये कैसे पता चलेगा? जब आप लॉजिक करते हैं, है ना, आप जब लॉजिक करते हैं, आप सोचिए कि जैसे जो लोग ब्लूप्रिंट निकालते हैं ना, ब्लूप्रिंट स्ट्रक्चर निकालते हैं, कोई डायग्राम निकालते हैं, कोई डिज़ाइनिंग निकालते हैं, कोई आर्किटेक्चरिंग डायग्राम, तो इसका मतलब क्या है कि वो ये जताना चाहते हैं कि ये जो डायग्राम है इसके अकॉर्डिंग चीज़ें बदलने वाली हैं, इसके अकॉर्डिंग चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, इसको कहते हैं लॉजिक्स। सो लॉजिक्स मीन्स जब आप इंटेलेक्चुअली आप अपने बात को इस तरीके से रखते हैं कि आप ट्रुथ के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, उसको लॉजिक कहते हैं। एंड द लास्ट थिंग इज कॉल्ड द एथिक्स। सो एथिक्स का मतलब क्या होता है? वैल्यू सिस्टम, है ना, वैल्यू सिस्टम, आपके मूल्य, आपका वैल्यू। सो व्हाट इज द एथिक्स ऑफ सांख्य? सांख्य आपकी लाइफ में वैल्यू की बात करता है। कौन सी ऐसी बातें करता है जिसको प्रैक्टिस करने पे आपकी लाइफ जो है वो परफेक्ट हो सकती है? सो वैल्यू मीन्स आपके कल्चरल कल्टीवेशन, आपका वर्चू कल्टीवेशन, वर्चूज जो हमारे अंदर वर्चूज हैं, तो वर्चूज कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? है ना, मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, हालांकि इस तरीके से नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कभी आप फिलॉसफी पढ़ेंगे तो आपको एपिस्टेमोलॉजी लिखा होगा, मेटाफिजिक्स लिखा होगा, ऑन्टोलॉजी लिखा होगा, तो उसको पढ़ के कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, तो उसको पढ़ के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। तो आज तो हमने केवल और केवल इंट्रोडक्शन ऑफ सांख्य फिलॉसफी की बात की, ठीक है ना, बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की। आपके असाइनमेंट हैं, आप चाहें तो असाइनमेंट्स को इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आपके बेसिक इंडियन फिलॉसफी के कंसेप्ट को समझा अभी तक हम लोगों ने, उसके मीनिंग और डेफिनेशन को समझने की कोशिश की। टोटल 2 टाइप ऑफ स्कूल्स की बात की, जिसमें ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी आई। ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी के अंदर हमने 6 इंडियन फिलॉसफी की बात की, और हेटेरोडॉक्स के अंदर हमने 3 इंडियन सिस्टम ऑफ फिलॉसफी की बात की। 6 कौन कौन से, उनके कौन कौन से फाउंडर थे, ये भी हमने देखा। और 3 जो हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो बौद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक। तो जैसा नाम से ही है, बौद्ध का गौतम बुद्ध, जैन का महावीर स्वामी, और चारवाक का ऋषि चारवाक। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा। फिर सांख्य का हमने, है ना, इटियोलॉजी देखा। इटियोलॉजी के बाद सांख्य की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, सांख्य की कुछ बुक्स देखी जो हम लोग पढ़ने जाएंगे, और कुछ हमने स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी देखी, है ना, जो कि हम ड्यूरिंग सेशंस हम उसको यूज़ करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ आज का ये सेशंस हम, है ना, कंप्लीट कर रहे हैं। मिलेंगे शाम को, ठीक है, शाम को भी हमारा सेशन है। तो हालांकि शाम को ही था, अचानक से मैसेज आया आपके स्टूडेंट का कि आपका काफ़ी डिले हो रहा है, तो स्वाभाविक है। तो मेरे पास टाइम था, इस वजह से मैं आपके बीच पहुंचा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि शाम को भी हम सांख्य के आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो शांति पाठ करते हैं। ठीक, सर हाँ जी। सर मैं बोल रही थी शाम की क्लास की जगह ही हमने आज ही सुबह का टाइम लिया था, क्योंकि विनम्र सर की क्लास नहीं थी। बिकॉज शाम को क्या है कि पूरे 1 घंटे, इतने घंटे का गैप हो जाता है बीच में, 4 घंटे का। ओके, तो शाम को क्लास ना लें, मतलब ऐसा हाँ कह रहे जी हैं? सर, क्योंकि सर फिर पूरा दिन क्लास ही क्लास में इतना वो हो जाता है, पढ़ने में समझ नहीं आ पाता फिर लास्ट में। हो जाता है, ठीक है, तो शाम को क्योंकि हम लोग अभी फ्री थे, नहीं लेते, विनम्र सर की अटेंड। क्लास नहीं थी, तो हमने आपसे कांटेक्ट किया था। तो अभी भी आपकी कोई क्लास होने वाली है? सर अभी शायद सुधांशु सर लें सर, हमें भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि विनम्र सर ऑफ पे हैं, तो नेम्स दोनों के लिखे आ रहे हैं हमारे पास। ओके ओके, सर कोई अभी बात। क्योंकि थोड़ा सा ना इस 2 वीक, लास्ट वीक से और अभी तक पर कल तक थोड़ा सा कंफ्यूजन में ही चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं होएगा, और मेरे पास भी टाइमिंग का काफ़ी इशू है। हालांकि मैंने अपने बारे में आप लोग को बताया नहीं, सीधे हम लोगों ने सेशन शुरू कर दिया। एक्चुअली मैं डॉक्टर ग्रेजुएट हूँ, और मैं इस समय प्रेजेंट में वर्क कर रहा हूँ समैया विद्या विहार यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ काम कर रहा हूँ। और बीच में आपके संस्था से ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ हूँ। आपके जो पुराने सीनियर्स हैं ना, मैंने उनको पढ़ाया हुआ है।
तो बीच में रिक्वेस्ट आई थी विनम्र सर की कि सर प्लीज़ टाइम थोड़ा निकाल के 1 घंटे हमारे बच्चों को दे दें। तो मैंने इसलिए टाइम शाम का ही रखा था। आपने देखा होगा कुछ सेशन जो है वो 1 बजे के होंगे या कुछ शाम के होंगे, ऐसे मैंने रखे हैं टाइमिंग्स। तो टाइमिंग्स ऑड इवन करके है। तो अभी तो ठीक है, विनम्र सर की क्लास हम लोगों ने एडजस्ट की है, शाम को क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे तो अपनी टाइमिंग पे मिलेंगे, है ना। या ऐसा कभी कुछ होता है आपको कि हम फ्री हैं, हमारी क्लास ले सकते हैं, तो आप बता दीजिएगा, मैसेज करिएगा। यदि मैं अवेलेबल रहता हूँ उस टाइम तो फिर मैं कोशिश करूंगा, है ना, आ जाऊँ। ये सर श्योर, अगर कभी ऐसा होगा, वैसे तो हमें सूटेबल है टाइमिंग सर शाम वाले। बस ये था कि आज सर ऑफ पे है कल तक, तो वो 3-4 घंटे का गैप था हमारे पास, इसीलिए हमने आपसे कांटेक्ट किया कि 5 बजे तक वेट करने की जगह हम सुबह कर लें वो क्लास। ठीक। बाकी ऐसा कभी भी होगा हमारे साथ तो हम फ्री होंगे तो हम आपको जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज करके छोड़ दूंगे, ताकि हम एडजस्ट कर लें इस हिसाब से। ठीक ठीक। यस सर, शांति थैंक यू पाठ सो करें। मच सर। शांति पाठ। सर कर सकते हैं शाम की क्लास? नहीं नहीं, अब शाम की क्लास अब देखते हैं। वो सुरभि कह रही है हैक्टिक हो जाता है काफी, तो आपके ऊपर है, आप बता दीजिएगा जैसा होगा, क्योंकि शाम को ऑलरेडी मैं फ्री हूँ। यदि अभी बता देंगे तो मैं उसके हिसाब से टाइम मैनेज करूंगा, अदरवाइज शाम की क्लास नहीं है तो फिर मैं कुछ अपने डिपार्टमेंट के काम कर लूंगा। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा शाम की क्लास करनी है, क्योंकि सिलेबस आपका ऑलरेडी बहुत हेल्दी है और हमें चीज़ों को समय के साथ पूरा भी करना है ना। तो पता चला कुछ छूट जाएगा, लास्ट मोमेंट आते आते कुछ रह जाए, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ लॉस होना पड़े। तो इसलिए जितना समय मिल रहा है वर्चुअल है, पढ़ सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि एक जूम स्ट्रेस होता है जो अब स्वाभाविक होता है, सभी सारे टाइम वर्चुअल ही हैं, तो थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे तो अच्छा लगेगा, सबको लगेगा। ठीक है सर 4 to 5 हो सकती है क्लास? 4 to 5, एक मैंने सेकेंड। क्लासेस लेती योगा सेक्शन, तो मेरा 5 to 6 ही होता है, तो थोड़ा सा आगे पीछे रोज करना ना मुश्किल होती है। 4 to 5, चलिए 4 to 5 हो सकता है, लेकिन आप लोग अभी डिस्कस करिए पहले ग्रुप में, है ना। डिस्कस कर ओके सर। लीजिए, फिर मैं आ जाऊंगा। ठीक है, चलिए शांति पाठ करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।